जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी मुसीबत हमें घेरे तो हमें किसको याद करना चाहिए? गुरु जी को, क्योंकि वो हमें सलाह नहीं, साथ देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने बस गुरु जी से इजाज़त ली है। मैं क्या बोलूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जब हाथ मेरा थामा था, जिस टाइम मैं टूटी पड़ी थी, और उन्होंने मुझे बिखरने से, टूटने से बचाया, हर पल मेरे साथ रहे, हर पल मेरे अंग संग रहे। ढेर सारी ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने, मेरे दुखों को सुखों में बदला और हमें हमारी औकात से बढ़ के भी दिया। पर संगत जी, मैंने हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना करी थी कि गुरुजी इतना देना कि मेरे परिवार के लिए, ज़रूरत के लिए पूरा हो सके, और अहंकार कभी मत देना। पर पता नहीं संगत जी, आंटी जी, कि कहाँ गलती हो गई है मुझसे, क्या ऐसी गलती हो गई है कि जिसकी वजह से बहुत कुछ हमारे बीच में ना बिगड़ता जा रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है पैसों को लेके। वो अपने आगे ना इस टाइम किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो भी अच्छे से जानते हैं कि जब से गुरुजी ने हमें अपनाया है, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, ये चमत्कार जब ही हुआ है। और हमारे जो दुख थे, हमारे ऊपर जितना कर्जा था, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से ही उतरा है। हमारे घर के हालात गुरुजी की वजह से ही ठीक हुए हैं। सब कुछ करने वाले हमारे गुरुजी हैं। बट अभी तक मेरे हस्बैंड अंकल हमारे गुरुजी को नहीं मानते हैं, और मैं उन्हें फ़ोर्स भी नहीं करती, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है कि उनको जब उन्हें जोड़ना होगा तो वो खुद ही जोड़ लेंगे। तो मैंने कभी उनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। वैसे तो वो ठीक है, गुरुजी का सत्संग करवाती हूँ, पैसे मांगती हूँ तो दे देते हैं, बोलते भी हैं कि भाई सत्संग करा लो। बट मुझे नहीं पता कि ना, अभी कुछ 1 महीने से ना मेरे हस्बैंड अंकल में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है हमारा, पिछले मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हमारी शादी को 14 साल हो चुके हैं, और 14 साल में अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ। और पता नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं वो बच्चा करना चाहते हैं। वो तैयार ही नहीं है। उनको हर इंसान ने समझा लिया बच्चे के लिए कि आप, मेडिकल प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड अंकल में, बट वो मेडिकल प्रॉब्लम भी मैंने एक्सेप्ट कर ली कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बच्चा IVF से करा लेंगे। बट वो उस चीज़ के लिए भी एग्री नहीं है, और क्या नाम है, बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी एग्री नहीं है। उनके मन में पता नहीं क्या ऐसी बात घर कर गई है, जिसकी वजह से वो हमेशा हर किसी को बोलते कि ना, कंचन बच्चा नहीं संभाल पाएगी, ये मेरा सारा गुस्सा बच्चे पे निकालेगी। मेरी समझ में नहीं आता संगत जी के ना, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। मुझे तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं पिछले 14 साल से तड़प रही हूँ माँ बनने के लिए, पर मुझे ये माँ बनने का सुख अभी तक नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड अंकल नहीं चाहते हैं, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हैं। और हमारे रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब होते जा रहे हैं, दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमारा रिश्ता ना इस टाइम पे टूटने की ताकत पे आ चुका है। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटी, तूने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, इस परिवार के लिए तूने बहुत कुछ किया है, बट ना तो तेरे पति ने तेरी कदर करी है, और ना ही इस परिवार ने तुझे समझा है। तेरी गलती ना होते हुए भी तुझे सुनने को मिला है, और कोई इंसान, कोई तेरे घर का, परिवार का इंसान जो है तेरी कदर नहीं करता, तुझे कुछ नहीं समझता। तू हर किसी को अपना मानती है, बट कोई तुझे अपना नहीं मानता। जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, उस रिश्ते को आगे चला के क्या फ़ायदा है। ऐसे रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर रहेगा।
मतलब ये मैसेज मेरे पास गुरुजी का एक ही बार आया था, फ्लैश हुआ था। तो मैं थोड़ी कश्मकश में हो गई थी कि पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है या किसके लिए, क्योंकि उसमें जो मैसेज में लिखा हुआ था ना, मैंने अपने ज़िंदगी के 14 साल दे दिए। वनवास तो राम जी का भी 14 साल के बाद ख़त्म हो गया था, पता नहीं गुरुजी मेरा, संगत जी, कब ख़त्म होगा ये वनवास। मेरे हस्बैंड अंकल के दिल में पता नहीं मेरे लिए जगह कब आएगी। हालांकि हमारी लव मैरिज है, उसके शुरू में वो बहुत अच्छे थे, बट अभी पिछले 5 सालों से मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और इस टाइम तो इतना ज़्यादा मतलब ईगो आ गया है। मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते थे कि बेटे तेरी ऐश होने वाली है, सब कुछ तुझे दूंगा, ठीक है। और वाकई में गुरुजी ने ऐश करवाई भी है, सब कुछ गुरुजी ने बिन मांगे सब कुछ दिया है। हमारे घर के हालात बहुत ठीक करे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल अपना घर लेने की सोच रहे थे, और मतलब हम ढूंढ भी रहे थे, बट हमारे बजट में मिल नहीं पा रहा था। बस उसके बाद थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे हस्बैंड अंकल इतना इतना ज़्यादा उन्होंने, उनके अंदर चेंजेस आ गए, पता नहीं। और मेरे हस्बैंड अंकल के कुछ बाहर अफेयर्स भी चल रहे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। पहले 3 साल पहले भी वही लड़की आई थी, और अब की बार फिर से वही लड़की आ रही है। और समझ नहीं आ रहा, वो हमेशा ना आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं। मैंने उनको एक बार ही बोला, बजरंगबली की कसम खाओ तो, कि आप किसी के साथ में रिलेशन बना के नहीं आए हो, बट उन्होंने झूठी कसम खा ली। मैंने उनके आगे रामायण ग्रंथ रख दिया, रामायण रख दी, मैंने कहा इस पे हाथ रख के कसम खाओ, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने नहीं खाई। उन्होंने मुझे साफ क्लियर बोल दिया है, अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं जिस मर्ज़ी के साथ अफेयर चलाऊँ, जो मर्ज़ी करूँ, और कैसे कुछ भी करूँ, तुम नहीं बोलोगे कुछ भी, ठीक है, तुम्हें रहना है तो ऐसे रहो, वरना हम डिवोर्स ले लेते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा संगत जी, आंटी जी, कि ना गुरुजी के ना उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड अंकल की ना बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। मेरे हस्बैंड अंकल इस टाइम पे घमंड में पूरी तरीके से चूर चूर हो चुके हैं। उन्हें सिर्फ उनको ये दिख रहा है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, और मुझे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना है। मेरे को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे तो वो देखना पसंद नहीं करते हैं, मुझे छूने भी नहीं देते अपने आप को, इतना मेरे से दूर रहते हैं। उन्हें घर में रहने से ना उनको घुटन होती है। वो कहते हैं कि मुझे घर में रहने से घुटन होती है, मेरा मन नहीं लगता। सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना ऑफिस का काम भी वो सही से नहीं करते हैं। ऑफिस का काम भी उनका आधे से ज़्यादा उनका पार्टनर करता है। वो ओनली सिर्फ उस लड़की के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई फ़िक्स अमाउंट है जो हर महीने उनके अकाउंट्स में आता है, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। उन्होंने कभी आज तक मेरे पेरेंट्स को कभी गाली गलौज नहीं करी, बट अब तो वो, आप ये लगा लो, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं मेरी मम्मी को। हालांकि मेरे मम्मी और पापा दोनों में से कोई भी नहीं है, और वो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। 14 साल का रिश्ता मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूं क्या? मतलब मेरे नहीं समझ आ रहा गुरुजी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, रिश्ता ख़त्म करूं, नहीं करूं। हालांकि मेरे पास दूसरी शादी का ऑप्शन है, एक लड़का है जो 6 साल से मेरा वेट कर रहा है, पर मैं सही बताऊं तो मैं दूसरी शादी करने के मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जिस इंसान के साथ मैंने प्यार किया था, जिस इंसान के साथ मैंने 7 फेरे लेकर मैं जिस इंसान के साथ शादी करके घर में आई थी, मैं उसी के साथ अपना रिश्ता पूरी तरीके से निभाऊं। बट वो इंसान मेरी कदर नहीं कर रहा है। मैं बीमार होती हूँ तो हमेशा छोड़ के चले जाते हैं, और अगर मैंने खाना नहीं खाया उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा दिन भूखी रह लूँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊँ मैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 10 दिन उनसे बात ना करूँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम है बस वो घर पे आते हैं, रात को घर पे खाना खाते हैं, उनको सुबह उठेंगे मुझे बिना बताए। सुबह मैं सो रही होती गहरी नींद में, क्योंकि रात को लेट नाइट तक आते हैं, तो मेरा सोना रात को लेट नाइट तक ही होता है, और मैं सुबह थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट वगैरह मॉर्निंग में करके नहीं जाते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। मुझे बिना बताए उठेंगे और चुपचाप अपना दबे पैर हाथ नहा धो के और कपड़े मतलब अपना पहन के और बैग लेके निकल जाते हैं, और मुझे नहीं बताते हैं। बस इवनिंग में आते हैं, नाइट में आते हैं, 11 बजे 12 बजे 1 बजे खाना खाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे।
या फिर अपना फ़ोन चलाने लगेंगे। घर में जितनी देर भी वो रहते हैं रात को, वो उनके हमेशा हाथ में फ़ोन रहता है। वॉशरूम भी जाएंगे तो फ़ोन लेके जाएंगे, नहाने भी जाएंगे तो अपना फ़ोन लेके जाएंगे। मतलब उनका फ़ोन उनसे छूटता नहीं है। उस लड़की ने ना इस तरीके से ऐसा कर दिया है कि मेरे हस्बैंड मेरे से बिल्कुल ही दूर होते चले जा रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वो इस टाइम इतने ज़्यादा घमंड में चूर हैं। वो कहते हैं कि पैसा फेंकूँगा, तमाशा देखूँगा, जो तेरे को करना है वो कर ले। मैंने उनको बोला कि आपको, वो डिवोर्स कर रहे थे मेरे से बहुत दिनों से, तो मेरे को गुस्सा आ गया आज। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आप एक काम करो, पेपर बनवाओ, घर पे लेके आओ, मैं साइन कर दूँगी और अलग हो जाते हैं हम चुपचाप। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तेरे घर भिजवाऊँगा। हालाँकि उन्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरी बहनें रेंट पे मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें अनमैरिड है, एक बड़ी और एक छोटी। मेरी ही शादी हुई है, मम्मी पापा है नहीं। ऐसे तो अगर उन्होंने घर पे पेपर भिजवा दिए तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी मेरे मम्मी पापा की। पर वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे खुली धमकी दी है कि मैं पेपर घर भिजवाऊँगा। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालाँकि माफ़ करना गुरुजी कि मेरे मन में बहुत बार ये चीज़ आई है कि मैं सुसाइड कर लूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि आप इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे सिर्फ़ आप पे भरोसा है। मैंने आपको प्रॉपर अपनी आपको मैंने प्रॉपर सरेंडर किया है। अपनी ज़िंदगी मैंने आपके हवाले करी है कि गुरुजी जो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो, आप मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले आप लोगे। गुरुजी मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है, मैं मंदबुद्धि हूँ, नादान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे अपने डिसीज़न लेने नहीं आते हैं। गुरुजी आप भी जानते हो, आप बोलते हो ना मुझे कि तू मेरी भोली बेटी है और तेरे पेट में बात नहीं पचती है, तू सबको बोल देती है, तेरा मन साफ़ है और तेरे मन में किसी के लिए छल कपट कुछ नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं नहीं समझ पाती, मैं अपने खुद के डिसीज़न नहीं ले पाती हूँ। तो गुरुजी बस मेरी आपसे यही विनती है कि मैं अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और बस आप मेरी लाइफ के फ़ैसले लो। बस आप मुझे ना टूटने से बचा लेना, क्योंकि ना जिस इंसान से मैंने प्यार किया, शादी करी, 14 साल, अपने 15 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के उस इंसान को दिए हैं। अगर वो मेरे से अलग हुआ तो कहीं मैं टूट ना जाऊँ, बिखर ना जाऊँ, बस मुझे इसी बात का डर है गुरुजी। मेरे हाथ में इस टाइम जॉब भी नहीं है और बैकअप के लिए गुरुजी मेरे पास कोई पैसा नहीं है इस टाइम पे। मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जो भी कमाते हैं वो सिर्फ अपने पास ही रखते हैं। मेरे पास इस टाइम कोई सेविंग कुछ नहीं है। जॉब कर रही थी तो गुरुजी आप भी जानते हैं, आपने जब जॉब लगवाई थी तो 1 लाख के करीब कर्जा उतरवा दिया था आपने जॉब से। पर गुरुजी अब मेरे पास इस टाइम कोई सेविंग नहीं है, कोई जॉब नहीं है मेरे हाथ में। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी प्लीज़ मुझे संभाल लेना, मेरे को सब बुद्धि देना। संगत जी, आंटी जी, आप भी प्लीज़ प्रे करना गुरुजी से कि ना गुरुजी जो भी करे मेरे लिए, मेरी लाइफ में, मेरे मतलब मेरे लिए ही ठीक हो। मतलब जो भी फ़ैसला हो गुरुजी का मेरे हक़ में ही हो, बस मैं यही चाहती हूँ। बाकी जो गुरुजी मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे, चाहे उसमें मेरे लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो। मुझे उनका हर एक फ़ैसला स्वीकार है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी मेरे पिता भी हैं, मम्मी पापा की जगह गुरुजी ही हैं। तो बस मैंने अपना सारा फ़ैसला गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। अब गुरुजी जाने कि उन्हें क्या करना है मेरी लाइफ से, क्या इसके साथ ही मेरी लाइफ बितानी है या फिर इसको ठीक करना है, इसको ठीक करके मेरी लाइफ इसी के साथ बितानी है या फिर मेरी दूसरी शादी करानी है। ये फ़ैसला गुरुजी के ऊपर है। मैंने पर्ची डाल के भी देखा था, पर पर्ची में ना ओनली सिर्फ यही आया था। दूसरी शादी के लिए मैंने डाली थी पर्ची, पर पर्ची में ना आया था लिखा हुआ। तो मुझे नहीं पता कि मेरी दूसरी शादी होगी या मेरी शादी इन्हीं के साथ टिकी रहेगी। पर मैं अगर सच बताऊं तो संगत जी, गुरुजी के ना, मैं नहीं चाहती ये रिश्ता टूटे। हालांकि मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड में बहुत सारी गलतियाँ, पर मेरे हस्बैंड ऐसे थे नहीं, पता नहीं अब वो ऐसे क्यों हो गए हैं, मुझे नहीं पता। बस आप थोड़ा संभाल लेना गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है वो हंसी खुशी से कट जाए। बाकी गुरुजी सब आपकी इच्छा है, आप ही जाने, आप ही की महिमा है। बस मैं इतना ही चाहूँगी। आंटी जी, अगर आप मेरा ये सत्संग सुन रही हैं तो अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। संगत जी, आप भी कुछ मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ आता है तो, क्योंकि मेरा ना दिमाग इस टाइम कुछ भी सोचने समझने के उसमें नहीं है। मैं इस टाइम ना अंदर ही अंदर डिप्रेस हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं खाना नहीं खाती हूँ, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ।
विश्वास मुझे पूरा है, सब कुछ है, पर फिर भी ना मुझे अकेला घर ना काटने को दौड़ता है। मेरे हस्बैंड अंकल जब तक घर नहीं आ जाते मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। आज तो ऐसा हो गया है कि पता नहीं उनको क्या ऐसा चीज़ें बुरी लग गई हैं, कह रहे कि मैं घर नहीं आऊँगा, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। बाकी गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने। और बस मैं यही कहना चाहती थी, अगर कहने में कुछ गलती हो गई हो संगत जी, आंटी जी, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। बस मैं अपना दिल थोड़ा हल्का करना चाह रही थी आपसे ये बात बोल के, क्योंकि अब आपके स्वरूप के आगे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कहते हो कि अपने मन की बात मेरे से बोला कर, तो आपसे यही बोल रही हूँ गुरु जी। और इस संगत परिवार भी आप ही का है, गुरु का, तो बस मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने अपने मन की बात सारी आपको बोल दी है। बाकी जैसा आपको सही लगता है वैसे करना। और बस मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु का, सबका कल्याण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पर मेहर बनाए रखना गुरु जी, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना गुरु जी। हम सबका हाथ पकड़ के रखना, हम सबको अपने श्री चरण कमलों से लगाए रखना गुरु जी, हम सबके अंग संग रहना, हम सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। हम सबको सद्बुद्धि बख्शना, अच्छा इंसान बनाना, सही रास्ता दिखाना, अपने दिखाए हुए मार्ग पर चलाना, अपने वचनों पर चलाना गुरु जी। कोई गलती से भी गलती ना हो गुरु जी, बस हाथ पकड़ के रखना गुरु का हमारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें सिर्फ सलाह नहीं देते, हमारा साथ भी देते हैं, तभी तो हम गुरु जी का घड़ी घड़ी शुक्राना कर पाते हैं। संगत जी, सुख और दुख तो सबके पास आते जाते रहते हैं, परेशानियां भी सबके पास आती जाती रहती हैं। अगर परेशानी नहीं आएगी तो हम गुरु जी को याद कैसे करेंगे। संगत जी, हम कैसी भी सिचुएशन में हों, गुरु जी हमेशा हमारा साथ ज़रूर देंगे। इसलिए गुरु जी से बस अरदास कीजिए कि गुरु जी आप जो भी करना चाहते हैं मेरे लिए अच्छा ही कीजिएगा। संगत जी, आप जैसी भी सिचुएशन में हो, आप बस गुरु जी के स्वरूप के सामने जाकर बैठ जाइए और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। आप जैसी भी प्रॉब्लम में होंगे, गुरु जी आपको सलाह नहीं, आपका साथ देंगे। गुरु जी आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। आप सोच भी नहीं सकते, गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। हमें बस अपनी लाइफ की डोर गुरु जी को थमानी है, हमें बस गुरु जी का शुक्राना करना है, गुरु जी का सिमरन करना है। उसके बाद देखिए गुरु जी हमारी लाइफ में कैसे मिरेकल्स कर देंगे। इसलिए आज से ही उदास होना, रोना बंद कर दीजिए। सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे सारी बातें शेयर करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरु जी आपका साथ देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।